Hello, good morning all. I'm Dr. Siddharth Agarwal, Senior Consultant Arthroscopy and Sports Medicine from Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. As you all know, we are continuing with our series on sports injuries. This is our third talk in the same vein, and first two times we talk about the knee ligament injuries, the common sports injuries, and then the shoulder dislocations, frozen shoulder, common old age issues in the shoulder, and rotator cuff tears. Continuing in the same term, we would like to talk today about soft tissue injuries. अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें मांस फटा हुआ, जैसे हम बात करते हैं कि पैर मुड़ गया, गिर गए, कहीं टकरा गया, तो एक ही चीज होती है कि क्या हुआ जी, मांस फट गया। मांस फटा एक बड़ी वेग टर्म है जिसमें हर कोई आ जाता है। केमिस्ट से आप दवाई भी ले लेते हैं, गर्म पट्टी भी बांध लेते हैं, घर में हल्दी का दूध पी लेते हैं, कुछ लोग गर्म रोटी या कुछ गर्माहट देते हैं, कुछ ठंडक आइसिंग करते हैं। हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, काफी लोग खुद एक्सरे करा लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसे टर्म है मांस फटा हुआ जिसका कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ होता क्या है। अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर देखें बॉडी कोई भी, जैसे हम एक बाजू की बात करें, ये एक सिंपल बाजू में हमें बाहर नजर आती है स्किन। स्किन के नीचे सबसे डीप में है हड्डी, बोन जिसे हम कहते हैं। बट कुछ स्ट्रक्चर है जो कि स्किन और बोन के बीच में है, उसमें काफी है, फैट है आपका, फेशिया जिसे हम सिंपल मांस की परत कहते हैं, मसल्स हैं सारी जो आपके सारे जॉइंट्स को चलाती हैं। ये सारी चीजें मिला के हम इसको सॉफ्ट टिश्यूज बोलते हैं, जो नरम टिश्यूज, शरीर का वो हिस्सा जो हड्डी नहीं है बट बाकी चलाने में हेल्प करता है। इसमें किसी भी तरह की चोट को हम वेगली सॉफ्ट टिश्यूज कह सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब सवाल यह है कि क्या हर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का इलाज एक ही है? तो जैसा आप भी समझते ही हैं कि हर चीज का इलाज एक नहीं हो सकता, और डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज इंजर्ड है, कितनी इंजर्ड है, हमें अपना ट्रीटमेंट उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। सबसे कॉमन बात यह है कि हमें देखना है चीज कैसे इंजर्ड है। सबसे होता क्या, चोट लगी, आपने एक्सरे कराया, एक्सरे नॉर्मल आया, आप बैठ गए। मेरे हिसाब से एक्सरे सिर्फ और सिर्फ बोन बताता है। एक बार आपकी बोन नॉर्मल है तो हम इतना कंफर्म हो गए कि फ्रैक्चर नहीं है, बट फ्रैक्चर के बाद क्या है ये चीज देखनी पड़ेगी। और ये चीज में जितना रोल क्लिनिकल जजमेंट, डॉक्टर के फिजिकली आपको एग्जामिन करने का है, उतना किसी भी और चीज का नहीं है। एक सिंपल इंजरी जो हमें लगता है थोड़ी स्वेलिंग हुई और हफ्ते में ठीक हो गई, कई बार इतनी डिसेबलिंग हो जाती है कि लोगों का करियर खत्म हो जाता है। आई हैव सीन स्पोर्ट्स पर्सन की टाइमली इंजरी ट्रीट नहीं कराई तो वो कभी उस लेवल द गेम वापस ला ही नहीं पाए। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स क्या है, स्किन है, स्किन के नीचे मैंने बताया फेशिया है, फैट है, और उसके नीचे मसल्स जो मेन बल्क है मसल्स का, और नीचे बोन। सो मसल्स, फैट, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन, ये चार चीजें मिला के बनती है सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, इंजरी टू बोन है, सबको पता है, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, डिसलोकेशन हो गया, इलाज करो, सिंपल। सॉफ्ट टिश्यू क्या करना है? सॉफ्ट टिश्यू में अगर सिंपल नील पड़ा है, जिसे हम कहते हैं नील भी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, 2 से 3 हफ्ते में वो अपने आप 100% हील हो जाता है। स्किन और उसके नीचे फैट की लेयर की इंजरी कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, जो हम कहते हैं अपने आप मैनेज हो सकती है। पर कोई भी इंजरी जिसकी पेन आपको 3 से 5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रही है, या फिर आपको विजिबल स्वेलिंग है, स्वेलिंग का मतलब कि अंदर ब्लीडिंग हुई है कोई भी जगह पे, तभी सूजन आएगा जब अंदर कुछ भरेगा। सिंपल बात है, चोट लगी, कुछ टीयर हुआ, जैसे कागज है, ये टीयर हुआ तो वहां पे फटा और ब्लीडिंग होगी। जब ब्लीडिंग होगी वहां पे सूजन आएगी। एनीथिंग जिसमें सूजन है और परसिस्टेंट पेन है 3 से 5 दिन से ज्यादा, वो चीज ये बात वारंट करती है कि हम ढूंढें कि एग्जैक्टली इंजरी क्या है, किस मसल में इंजरी है, किस लिगामेंट में इंजरी है, या फिर जॉइंट के अंदर इंजरी है। एनी ऑफ द थिंग्स, इन तीनों में से कुछ भी है दैट नीड्स मेडिकल अटेंशन। उसके अलावा स्किन है या फिर सिंपल नील पड़ा है, वो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक्सरे इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू अगेन एंड अगेन। लोगों को होता है जी एक्सरे तो ठीक है, एक्सरे सिर्फ और सिर्फ बोन बताता है, ना वो कमर में डिस्क बताता है, ना वो नस दिखाता है, ना वो आपका मेनिस्कस दिखाता है, ना लिगामेंट दिखाता है। लोग कहते हैं जी एक्सरे नॉर्मल था, हमें तो डिस्क की तकलीफ कैसे हो सकती है?
एक्सरे में डिस्क नहीं नजर आती, एक्सरे में नर्व नहीं नजर आती, सिर्फ और सिर्फ बोन नजर आती है। बोन नॉर्मल है तो एक्सरे नॉर्मल है। मास का आइडिया होता है बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज मेनली फॉर दी बोन्स। वेल, कमिंग ऑन टू इंजरी क्या है। अब हम आते हैं कि अगर मसल्स पे है, टेंडन्स पे, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक फोकस्ड है नी और शोल्डर पे, सो लेट्स स्टिक टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वील कम टू नी। नी के अंदर कुछ मसल्स हैं। जॉइंट, कोई भी जॉइंट है, जॉइंट सिर्फ दो हड्डियों को साथ रखी जगह है। जैसे नी जॉइंट है हमारा, ये सिंपल नी जॉइंट है। मैं हर इसमें यही जॉइंट दिखाता हूं आपको। इसमें एक बोन हमारी ऊपर है, एक बोन नीचे है, आपस में एक के ऊपर एक रखी हुई है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है बोन्स में। ये जॉइंट है, पर इन्हें पकड़ने के लिए कई सारी रोप्स हैं। अगर हम देखें, ये वाली एक रोप है, थोड़ा सा मोड़ेंगे तो हमें नजर आएगा यहाँ पे एक रोप बना हुआ है, एक इसकी बैक साइड पे रोप नजर आ रहा है, एक आउटर साइड पे ये वाला रोप है जो कि ब्रोकन है इस टाइम। सिर्फ और सिर्फ इन 2-3 रोप से दोनों बोन्स आपस में इतनी कनेक्टेड है कि हम जितना मर्जी हिलाएं ये अलग नहीं होती। बॉडी में इससे कई ज्यादा टिश्यूज हैं जो इसे पकड़ के रखते हैं, पर जब उसमें इंजरी होती है तो आपस में दोनों का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, अलाइनमेंट आउट हो जाती है, यू स्टार्ट मूविंग योर नी और कोई ना कोई चीज कभी राइट जा रही है, कभी लेफ्ट जा रही है, एंड दैट कॉजेज प्रॉब्लम। वो जब मूवमेंट सिंपल बेंडिंग और सीधे करने से हिला के साइड टू साइड मूवमेंट, रोटेशनल ऐसे होती है, तो अंदर टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो हम कहते हैं गोड़ा खराब हो रहा है, घिसना शुरू हो गया, हड्डी घिस गई, वो डैमेजेस शुरू हो जाते हैं बिकॉज अलाइनमेंट आउट होनी शुरू हो जाती है। अब कमिंग टू नी, नी के अराउंड बहुत सारी मसल्स हैं। आपने सुना होगा हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग बैक मसल्स ऑफ थाई एंड नी है जो कि नी को बेंड करने में हेल्प करती हैं। फ्रंट मसल है क्वाड्रिसेप्स जो कि नी को स्ट्रेट करने में और हेल्प करती है, और हमारी वॉकिंग मसल है। एवरी स्टेप वी टेक, क्वाड्रिसेप्स मेक अस स्ट्रेटन आवर नी एंड टेक द लोड। क्वाड्रिसेप्स ने ही चलाना है। ये दो मसल ग्रुप हैं जो घुटने के अराउंड काम करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में हैमस्ट्रिंग इंजरी इतनी ज्यादा कॉमन है कि हर 5वें प्लेयर को हैमस्ट्रिंग इंजरी करियर में कभी ना कभी होती है, एंड इट इज वेल रिकवरेबल। सवाल यह है करेक्ट डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। स्पोर्ट्स पर्सन इमीडिएटली डायग्नोज करवा लेते हैं। हम कॉमन पॉपुलेशन थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं कि नहीं चलो थोड़े दिन घर पे मालिश कर लो, मलवा लो, वो मियाँ जी बैठे हैं, थोड़ी आइसिंग कर लो। अगर हम टाइमली अपनी मसल इंजरीज को मैनेज करें, सो वी कैन बी बैक टू अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल इन 3 to 6 weeks, which is very very important for us. So I personally feel कि we should not ignore the pain or the swelling which is there for more than 3 to 5 days. Repeatedly I always tell my patients कि जो swelling 72 घंटे में खत्म हो गई या आपकी पेन 4 से 5 दिन में 80% 90% ठीक होगी, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। ठीक है ना। सो कमिंग ऑन टू द मसल इंजरीज, tears of muscles are 99% managed by rest and stretching and some part of physio with some painkillers. 99%. Very rarely, in very very high demand athletes or patients, do you require surgical interventions, that too after prolonged treatment of physiotherapy and rest, and जब वो नहीं settle होता तब. So essentially almost all muscle injuries are managed by rest. Sometimes we have complete tears of the muscles which are relatively rare, like we see once in 6 months or 1 year, जो कि बिल्कुल ही through and through cut हो गई and the patient is not able to move their knee. In those cases we do think about surgery, but it is a rare, it's not a very common incident. What commonly occurs in soft tissue injuries is the injury to ligaments and the supporting structures all around the knee. If you see, मैंने आपको ये 4 ropes दिखाए थे. These 4 are the main supporting ligaments of the knee. जो लोग आप में से कभी ना कभी आपके किसी रिलेटिव की सर्जरी हुई है, कुछ है, आपने कॉमनली सुना होगा नी का लिगामेंट टूट गया, नी की वॉशर फट गई, उसके लिए दूरबीन से ठीक कराया। बेसिकली इट इज वन ऑफ दीज 4 लिगामेंट्स। कॉमनली हम जो कहते हैं एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और दी ACL, PCL, MCL और दी LCL, दोनों साइडों के लिगामेंट और फ्रंट और बैक का लिगामेंट। अगर ये टूटता है तो एक तरह से कमरे की 4 दीवारें हैं। अगर एक दीवार ढह गई किसी कारण से, 3 दीवारों पे छत खड़ी रहेगी, बट एक वीकनेस आ जाएगी, और जब भूकंप आएगा हिलेगी तो वो इंस्टेबिलिटी हुई, हिलेगा। सिमिलरली आप नॉर्मल चल रहे हैं, एक लिगामेंट टूटा कोई दिक्कत नहीं,
ऊंचे नीचे पैर रखा गया, आपने जंप करना है, आपने रनिंग करनी है, आपने सडन टर्न करना है, नी साथ नहीं देगी, आपको फीलिंग आएगी कि नी रह गई, मैं निकल गया, या फिर नी घूम गई। तो दैट इज द प्रॉब्लम यू हैव व्हेन द लिगामेंट्स आर रप्चर्ड। मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स अगेन बॉडी हैव अ इंट्रिंसिक कैपेसिटी टू हील। बॉडी का एक सिंपल फंडा है, कुछ भी टूटेगा मैंने उसे रिपेयर करना ही करना है, चाहे वो मुंह की तकलीफ है, चाहे गले की तकलीफ है, चाहे हाथ की तकलीफ है, चाहे चेस्ट की है। बॉडी का फर्स्ट अटेम्प्ट है हीलिंग का। अगर हम सोचें आज से 100 साल पहले या ज्यादा दूर की जाते हैं, आज से सिंपल 50 साल पहले चलते हैं, मेडिकल साइंस वाज नॉट एट ऑल एडवांस्ड। ऑलमोस्ट सारा ट्रीटमेंट सेल्फ होता था कि भाई वैद्य जी ने देखा हाँ जी हो जाए, क्योंकि बॉडी का एक इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स है, पर सब ऑप्टिमल होता है, 100% नहीं होता। रिकवरी इज नेवर 100%, दैट इज द इश्यू। आज भी कोई मुझे कहता है जी हड्डी फ्रैक्चर हुआ, हड्डी जुड़ जाएगी, मैं कहता हूँ हड्डी तो जुड़ी जानी है। आज से 40 साल पहले जब ऑपरेशन नहीं होते थे, हड्डी तब भी जुड़ती थी, हड्डी ने तो जुड़ ही जाना है, शरीर ने जोड़ना है। हमारा जो एफर्ट है वो है करेक्ट यूनियन, ताकि वी गिव यू अ बेटर एंड अ नियर नॉर्मल फंक्शन। अ टारगेट इज नॉट कि हम उसे जोड़ रहे हैं, हम भगवान नहीं है, जोड़ना आपने और भगवान ने है, आपकी बॉडी के एफर्ट नहीं और भगवान के आशीर्वाद से। पर वो कैसे जुड़ेगी, सीधी जुड़ेगी, टेढ़ी जुड़ेगी, आपको उसे वेट डालने में दिक्कत होगी नहीं होगी, फंक्शनली कैसी रहेगी, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट देना, दैट इज ऑर्थोपेडिक्स। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, वी हेल्प, वी डू नॉट हील। हम सिर्फ असिस्ट करते हैं, ठीक है, कि आप सही तरीके से हीलिंग हो जाए। हीलिंग तो आपकी बॉडी ने ही करनी है, हम हीलिंग नहीं कर सकते, कोई दवाई हीलिंग नहीं कर सकती। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और सेल्फ मोटिवेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कोई भी दवाई दूं, नहीं बात बनेगी जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एक्सरसाइज की एफर्ट नहीं है। एनीवेज, कमिंग बैक टू लिगामेंट्स, कोई भी लिगामेंट टूटता है, बॉडी का फर्स्ट अटेम्प्ट है हीलिंग, और इन चार में से लगभग 3 लिगामेंट्स ऐसे हैं, पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल, जिसमें बॉडी का एक रीजनेबल रिस्पॉन्स होता है और काफी हद तक पेशेंट रिकवर कर जाता है। ओनली इन एक्सट्रीम केसेस, कंप्लीट टीयर्स, ये 3 लिगामेंट्स को सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जो एसीएल इकलौता लिगामेंट है, जो मेन सेंट्रल लिगामेंट है, जो फ्रंट से नजर आ रहा है हमें, ये वाला लिगामेंट, दिस इज वन लिगामेंट विच एक्चुअली डज नॉट हील। इफ दिस इज टॉर्न, वी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर कि हमें टांग घूम रही है, वेट डालते हैं, इम्बैलेंस की फीलिंग आती है, विच इज वेरी कॉमन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और फुटबॉल प्लेयर, इवन बास्केटबॉल प्लेयर्स। हमें लगता है कि तो प्लेयर्स की इंजरीज हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ आई एम ऑपरेटिंग 30 ACLs a month, out of those hardly 5 to 7 are from people who have actually sustained injury in sports। 20 से 25 लोग वो हैं जो कि घर में सीढ़ियों से गिर गए, स्कूटर से गिर गए, स्लिप हो गए, या गड्ढे में पैर आ गया उससे गिर गए। इनफैक्ट क्योंकि हमारी रूटीन, हर एक्टिविटी में इनका रोल है। फुटबॉलर्स में इंजरीज होती है, बट उतना ही वो प्रोटेक्शन रखते हैं, उतनी ही उनकी मसल स्ट्रांग होती है कि उनको इंजरीज ना हो। तो दैट वे ऑल दीज वी एज नॉर्मल पॉपुलेशन आर नॉट इम्यून। हमें भी ये प्रॉब्लम्स होंगी, हमें भी इंजरीज होती है, एंड वी हैव टू टेक केयर। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट लिगामेंट्स but can heal themselves, but they need assistance, they need proper environment। लिगामेंट टूट गया, आधा टूटा है, आप उसको वेट डाली जाओगे खींचता रहेगा, वो हील नहीं होगा। आप 2 महीने के बाद आओगे, दैट हीलिंग के लिए जो क्रूशियल टाइम है, जो मेन टाइम होता है जब बॉडी का मैक्सिमम एफर्ट है, वो निकल जाता है। यू हैव टू एक्ट अर्ली, गिव अ प्रॉपर एनवायरमेंट, चाहे वो प्लास्टर है, चाहे वो ब्रेस है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में फिजियोथेरेपी है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प, बट इन द राइट अमाउंट, राइट गाइडेंस एंड द राइट टाइम। टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मली क्या होता है कि वी एंड अप लूजिंग सिग्निफिकेंट 1.5 months टू आवर ओन सेल्फ मेजर्स, या कोई दोस्त लोग जो सलाह देते हैं, या कॉमनली हमारे देश में जो एक मियाँ जी और मालिश करने वाले, बांधने वाले हैं, उनके पास। सो वी एंड अप लूजिंग दैट क्रूशियल टाइम, बट स्टिल, सो अगर हम अपनी इंजरीज को, लिगामेंट इंजरीज को विदाउट सर्जरी मैनेज करना चाहते हैं, तो टाइम इज द क्रूशियल फैक्टर। सेकेंड थिंग इज डायग्नोसिस। मेनी टाइम्स पेशेंट्स फील कि MRI करा लो, MRI करा के मेरे पास आओ। इनफैक्ट 10 में से 8 लोग मेरे पास MRI करा के आते हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि मैं अपने हिसाब से MRI करा सकूं।
Many times I feel that the MRI that they have got is suboptimal or done at the wrong timing. Immediately after injury हो गई, सारे में bleeding है, सारे में swelling है. You get so much distortion. Injury इतनी over estimate हो जाती है उस कारण. And telling the patient कि repeat MRI कराओ is not always a easy option. You end up like कि चलो काम चल रहा है. So what I want to say, fresh injury in ligaments, MRI is most of the times not required. You get it done maybe after a month, maybe after 2 months when you are planning an intervention. For me, MRI is an investigation when you plan an intervention or it changes your treatment. If for any investigation your treatment does not change, अब ये सोचो ये एक्सरे करा रहा हूँ या ये ब्लड टेस्ट करा रहा हूँ या MRI करा रहा हूँ, क्या मेरे इलाज में कोई फर्क आएगा? अगर आएगा तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट ऑन प्रायोरिटी. अगर नहीं आएगा, मैं बिलीव नहीं करता इन्वेस्टिगेशन कराने में जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट की तसल्ली के लिए. आई टेल माई पेशेंट्स कि यार आपके लिए एक्सरे करा लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है. तो एनीवेज, फर्स्ट थिंग वी डायग्नोज क्लिनिकली. Most of the ligament injuries soft tissue injuries can be easily diagnosed comfortably and reliably just by good examination, just by good physical examination. ठीक है, आजकल कोरोना टाइम्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब कुछ है. वी एक्चुअली आर अवॉइडिंग पेशेंट को बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बुलाना, बट स्टिल जिस इंजरी में टाइम इज अ क्रूशियल कंस्ट्रेंट इन विच यू एक्चुअली लूज आउट ऑन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेड ट्रीटमेंट. सो आई फील आज 2 महीने के लिए हम अगले की 20 साल की जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते. आई स्टिल एंड अप वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस दैट वे इन द हॉस्पिटल्स. वी वेयर मास्क, क्रीम्स एंड एवरीथिंग, एनकरेज आवर पेशेंट्स. रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड. वी आर ट्राइंग, बट करना तो है ही है. So for ligament injuries, my advice would be present early. 3 to 5 days you can try yourself, but present early, take a guidance, take an opinion. I'm not saying I'm the only one. I am the one who's doing the exceptional work. We have very good doctors all around. Almost all doctors are well trained, well educated. All of them have a good knowledge. So go to somebody whom you believe, जिसके ऊपर आपको faith है. जाओ, opinion लो, उनकी बात पे believe करो और करो, follow करो. इधर उधर नहीं भागना. ये नहीं है कि यार मेरे भी चाचे के मुंडे दे ताए ने हुआ सी, अपा एवं कह रहे थे ऐसे कर लो. नहीं, उसकी इंजरी कुछ और हो सकती है, उसकी फिजिकल कंडीशन कुछ और हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है. गो टू अ डॉक्टर, इट डजंट हार्म. आप ऑपरेशन नहीं कराना मत कराओ, इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी, एक ओपिनियन लेने में कोई नुकसान नहीं है, बजाय इससे कि 2 घंटे और कुछ कंसल्टेशन फीस लगती है. वो हम वैसे भी हिंदुस्तान में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं मोबाइल पे. तो खैर, गोइंग हेड. So we have basically soft tissue injuries are target what we are coming to. So concluding about knee, we'll finish off knee here. Knee में we have skin में नील पड़ना या कट लगना, simple injuries manage simply, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Deep injuries हैं, muscle tears हैं, hamstring tears हैं, quadriceps tears हैं. 99% managed by rest and stretching and physiotherapy, but definitely under the guidance. You go by yourself and you end up having long-term damages. One thing, many a times, 2-3 महीने निकलने के बाद, there are some the healing occurs. It is suboptimal, and we as doctors are helpless because हम जो चीज ऑलरेडी हील हो चुकी है उसको रिवर्स नहीं कर सकते. टेढ़ी जुड़ गई, थोड़ी ढीली जुड़ गई, अब उसको टाइट नहीं कर सकते. We are actually helpless with that result. So don't waste that time. Ligament injuries, ligaments do heal by themselves, not as good as muscles. But they need a proper environment. You cannot just let them be. आप छोड़ दोगे तो गड़बड़ करेगा ही करेगा. And ligaments do need surgeries. In fact, ACL is one ligament which constitutes a bulk of my work, and it really needs a lot of attention. So don't ignore your injuries if your X-ray is normal. Don't just end up wasting time at home. Number 1. So we'll take a bit of questions and then we'll proceed to the shoulder joint. We have how to deal about tendons. How to deal about knee backside tendons? That's a question from Miss Sumita Masin. Basically, as I was talking, knee के backside पे जो muscle group है, that is hamstrings. All the muscles they start into a bulky like flesh-like structure जैसे brown muscles होती हैं, and they end up like a rope. जैसे एक simple wire होती है ना, जैसे आपके charging की wire है, ये वाली wire है, simple. They end up being a rope and crossing the joint. They start as a fleshy muscle just like this, and they end up going like a rope, like this, simple rope.
पीछे से बहुत बड़ी होती है, आगे रोप बन जाता है. This rope is the tendon. This is the end of the muscle, and it rarely gets injured. Tendon does not tear easily. It is normally the muscle bulk, that is the soft, stretchy structure. And if at all tendon is torn, either we have to repair it in case it is a non-substitutable tendon, or we just ignore it. It does not trouble us. So for tendons, again, if it is not a major one, we can just ignore it. As I told, 99%, we don't need to do anything. Then a question is, one of the patient's mother-in-law had, Nikita's mother has a pain in both the knees. Pain in the knees is a very common thing. I would attribute most of it की aging है, wear and tear. नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के पहिए घिसने हैं, तो wear and tear तो होनी है, पर गाड़ी के पहिए अगर आप इग्नोर कर दोगे तो वो faster wear and tear होगी. If you have the regular alignment, balancing, guidance, so you can slow down, you can take precautions कि वो ज़्यादा जल्दी खराब ना हो, and we can plan intervention in the early stages like exercises, some lubricant tablets, maybe injections. All those things can be planned at early stages way before knee replacement की नौबत आए. So I always feel, again, one single opinion or a consultation does no harm. There is no harm in consulting the doctor once. And again, prefer not to get the investigation done by yourself before you visit the doctor, because many times होता क्या है, हमारी पसंद का एक्सरे नहीं होता और हम नए या पसंद की एमआरआई नहीं होती और नए कराने में बहुत रिलक्टेंस होती है पेशेंट को और हमें दोनों को. So I don't think there is any harm in visiting once. Then there is a question about healing of the soft tissue injuries. How much time does it take? So if it is a skin or a fat tissue injury, it takes average 2 weeks, like bruising जैसे नील है. अगर वो muscle tears हैं, तो they take around 6 weeks, and ligament 6 to 12 weeks in fact. And the ligament injuries are relatively very troublesome. They take 3 to 6 months, and if not managed, then they trouble a lot. I always say to my patients कि having a fracture is a better thing than to have a ligament injury, because fracture में आप डर के रहते हो, बचा के चलते हो, प्लास्टर लगवा लेते हो. Ligament injury you get very casual कि ठीक हो ही जाएगा, and actually you end up in a trouble in ligament injuries. So concluding about the knee, now we'll talk about shoulder. So what do we have in shoulder? Again, we have skin, we have then soft tissue, everybody knows. Then beneath that, again, we have a group of muscles and ligaments. The structures and things go the same way. Everywhere in the body, we have these 4 basic integral things. So in shoulder, muscles play a much bigger and an important role than the ligaments. It is other way around in a knee, because knee is basically a joint for stability. It provides you stable, खड़ा करने के लिए आपको एक जगह पे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए. इट्स अ सपोर्टिंग जॉइंट with a limited movement in one plane, front back. That is what knee is. Shoulder में आपको support नहीं चाहिए. Shoulder is a mobile joint. It has lots and lots of movement. It can go in any direction, anywhere. So shoulder you need more and more of movement. Ligament is a fixed length structure. इसकी length fixed है. ना ये बड़ा होगा ना छोटा होगा. जितने ज्यादा ligaments हैं उतनी mobility कम होगी, या ये कह सकते हैं जो less mobile joints हैं वहां पे लिगामेंट ज्यादा होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे. Whereas more mobile joints, like you can say this shoulder or a hip joint, we need more and more and more of movements. So their muscles will be bigger, they are stronger, and they play an important role. Ligaments are there because they need some stability, but they are lesser, and the role is also limited. So for shoulder, the main thing that works is a muscle group. We have a group of 4 muscles and one of a single separate muscle, which is the biceps. Biceps all of us know, जिसे हम simple लैंग्वेज डोले बोलते हैं, ये डोले बना रहे हैं. So biceps starts from within the shoulder joint. It starts right from within, goes in front and goes till the elbow. So this is a muscle which is a cause, I would say, a nuisance in the shoulder. The biggest nuisance of shoulder is biceps. It helps, definitely it helps, but it causes more pain, especially when you are more than 50 years of age. The main pain generator in shoulder is biceps tendon, and for that matter, just for enjoyment, I would like to tell many surgeons are known as biceps killers. As soon as they enter the joint, the first thing they do is they cut the biceps. ये गया, pain का आधा सोर्स तो खत्म. So bicep is one of the very troublesome thing in the old age, which causes pain in the front of the shoulder most commonly.
Second is the group of muscles known as the rotator cuff. These are four muscles of the shoulder which support the shoulder joint from the front. This is the muscle from the top and from the back. These are the four muscles, two on the top, one on the front and one on the back. These basically move the shoulder. The front muscle takes it inside, takes it to our back. The top muscle takes it over the head. आपने जितनी ओवरहेड मूवमेंट करनी है, थ्रोइंग करनी है, द रोलर्स ऑफ दोज टू मसल्स. एंड अगर आपने हाथ को बाहर लेके जाना है थ्रो करने के लिए, देन दैट इज द बैकवर्ड मसल. सो मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट वी हैव इज द मसल टेयर्स. अब वही है, मसल टेयर्स कहाँ पे होंगे? या तो वहां पे होंगे जहां पे उनका बल्क है, या जहां पे उसने बोन केस लगना है रस्सी बन के. शोल्डर या एनी शोल्डर में टिपिकली दिस अटैचमेंट एरिया जहां पे वो रोप आके अटैच होना है बोन से, दैट बिकम्स एज के साथ साथ डिजेनरेटेड. वो घिसना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोबिलिटी. सो इट इज द प्लेस दैट गिव्स, वहां से फटता है. द टेंडन ब्रेक्स, एंड व्हेन द टेंडन ब्रेक्स, मसल खींचती है पीछे से, बट वो जुड़ी नहीं हुई तो कुछ उठा ही नहीं पाती, शोल्डर उठ नहीं पाता. दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्रीज्ड मूवमेंट एंड द कॉज ऑफ पेन इन शोल्डर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मसल टेयर्स. सो मसल टेयर्स कैसे होते हैं शोल्डर में? दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट. वी हैव टू एज ग्रुप्स. वन इज द यंग एज ग्रुप, मे बी 20 to 30, 35. Second is relatively elder age group, that is 50 plus. 35 to 50 is an age group I won't touch because most of these are not so active to have muscle tears because of injury and are not so old कि वो अपने आप घिस के फटे. So that are relatively less affected age group. So 20 से 35 साल की एज में क्या होता है? मोस्ट ऑफ टाइम आप खेल रहे हो, गिरे जोर से, एक्सीडेंट हुआ, जोर से चोट लगी. सो दैट इज द पॉइंट दैट मसल टियर एक्चुअली स्नैप्स. कोई भी चीज जोर से झटका लगेगा टूट सकती है. सो दैट इज अ ट्रॉमेटिक टियर. यू हैव टू गेट इट बैक and repair it because these four tendons, as I told, are the integral part. We have to repair the tendons which are important. We can ignore the tendons which have no real role in the joint. Like biceps tear, we sometimes do ignore, but these four we cannot. So in case it's a young guy with a traumatic tear, you go in with a scope. आप दूरबीन से जाते हो, एक टांका लगता है, अंदर जाओ, देखते हो, पकड़ते हो, रखते हो और टांके लगा के बाहर आ जाते हो. That's the end of it. It heals very nicely because कोई भी फ्रेश चोट है, यंग लड़के अच्छे से आराम से हील हो जाती है. But the problem is not there. That is uncommon. We hardly see 5% of patients or maybe even lesser with traumatic tear जिसमें actually चोट से लगा है. हमारे पास जो एज ग्रुप आता है वो होता है 50 प्लस या 45-50 प्लस. होता गया जी, बाबा जी जरा सा झटका लगा, हाथ पे वजन आया, उसके बाद से कंधा नहीं ऊपर उठता, जोर नहीं लगता. Well, what happens? I'll give you a simile. आपके पास शर्ट है घर में, नया शर्ट है बढ़िया, आप उसे जोर से झटके मारो वो नहीं फटेगा बिकॉज द क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग. दैट इज शर्ट यू हैव बीन वेयरिंग फॉर लास्ट 5 years. 5 साल से आप पहन रहे हो, बहुत पसंद है आपको, बहुत बढ़िया यूज करते हो, बट उससे कपड़ा घिस गया, आपने 2 बार झटका मारा, चर्र से फट जाएगा. क्यों? आपने जोर ज्यादा लगाया? नहीं, बिकॉज दैट क्लॉथ इज ओल्ड, दैट क्लॉथ इज वॉर्न ऑफ, घिस चुका है. सिमिलरली बॉडी के टेंडेंस इनकी बहुत यूज है. शोल्डर इज यूज लाइक एनीथिंग, इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड जॉइंट इन द बॉडी. You end up using your shoulder so much आप realize भी नहीं करते. So these tendons are, they are, I feel sorry for them. They get tired and they start घिसने शुरू हो जाते हैं. तो वो घिसा वो टेंडन है, उस पर जोर पड़ता है, झटका लगता है, it just gives way, it just tears. अब question is what can be done? It's not as simple as कि फ्रेश में टूटा लगाया बांध दिया. अगर आप देखो, आपका एक फ्रेश शर्ट है, किसी कारण से फट गया, कट गया, आप उस पर रफू करा लो, रिलेटिवली इट विल बी अ गुड रफू, रिजल्ट से अच्छे होंगे, स्कार भी कम आएगा और नजर भी कम आएगा और स्ट्रांग रहेगी रिपेयर. आप एक घिसे हुए कपड़े के को रफू के लिए लेके जाते हो, रफू लगा कि भाई साहब ये तो घिस गया, इसको रहने दो, नया खरीद लो. क्यों? क्योंकि उसकी रिपेयर में उसके धागे इतने कमजोर हो चुके हैं, आप लगाओगे भी वो दोबारा फट जाएगा, उसमें जान नहीं है पकड़ने की. बट अगर आपके पास नया शर्ट खरीदने की ऑप्शन नहीं है, अगर आपके शोल्डर में मसल नहीं डालने की ऑप्शन नहीं है, वो तो भगवान ने डालनी है एक बार जलने के बाद, तो अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हमने जो है उसी से काम चलाना है. सो वी हैव टू अगेन ट्राई द सेम थिंग. वी हैव टू गो इन विद आर्थ्रोस्कोप, दूरबीन से जाते हैं, अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, क्लीन अप करते हैं. वी जस्ट ट्राई टू रिपेयर इट एज टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी. वी हैव गुड रिजल्ट्स. आई वुड से वी हैव एवरेज टू गुड रिजल्ट्स. The average result ranges from 70% to 95% depending upon the quality of tissue,
the adherence of the patient to the exercise protocols, because old age patients are not very enthusiastic कि हम exercises करें. And lastly and the most important, body का self response, healing response. हमने तो उसे बांध दिया, टांके लगा दिए, अल्टीमेटली अंदर से शरीर में जोड़ना है. That is the point that actually makes a difference. So that is the thing. Again, here the role of waiting comes. कितना टाइम हमने वेस्ट किया, चोट लगी, मलते रहे, खुद घर पे टकोर करते 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकल गए. एक चीज जो 4 महीने से काम ही नहीं कर रही, इस्तेमाल ही नहीं करी, वो पड़ी पड़ी सूख जाती है. पहले घिसी हुई है और इस्तेमाल नहीं करी, वो सूख जाती है. गाड़ी है, गाड़ी पंचर हो गई, गैराज में खड़ी कर दो, 4 महीने बाद स्टार्ट करोगे, स्टार्ट नहीं होगी, उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. सिमिलरली द मसल्स ड्राई अप, दे गेट एट्रोफी, जिसे कहते हैं, फैट बन जाता है मसल के अंदर. So after that, when you repair, the repair is difficult, number one. Secondly, even if you repair, the results are not that good. And thirdly, the biggest enemy of shoulder is stiffness. Frozen shoulder, कंधा जाम हो गया, जंग लग गया. That occurs by itself, बहुत common है इस एज ग्रुप में, ओल्ड एज में. प्लस पोस्ट इंजरी आप रेस्ट में डालते हो और कंधा जाम होना ही होना है. So again, the role of early consultation and early intervention is the utmost important in shoulder. Shoulder is actually one of the joints जो ब्लैंकेट तरीके से हमसे एक जनरेशन पहले, जब शोल्डर की साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, शोल्डर इज अ रिलेटिवली न्यू साइंस, लास्ट 20 इयर्स में इमर्ज हुई है. हमसे जो एक पिछली जनरेशन कह लो, जो उसकी टीचिंग थी कि एवरी पेनफुल शोल्डर मोर देन 40 years इज अ फ्रोजन शोल्डर. That thought has changed in the present generation. Even elders are, changing with the time, with the webinars, with the conferences. They have accepted, nahi, there are things more than that. But yes, it takes time to accept. So, soft tissue injuries in the shoulders, they should not wait. Knee still can wait because we have ligaments in the knee. We don't have muscle tears normally. So, ligament tears still can wait for some time. Shoulder muscle tears, shoulder tendon tears, they should not wait. You wait and you end up decreasing the result. 3 weeks, 4 weeks is the maximum. We may actually tell you to wait for some time if we feel कि नहीं यार, तो recover हो जाएगा without surgery. But shoulder injuries, do not ignore, especially in middle age, elderly age. Seek an early opinion, early intervention in the form of exercises and pain control. Exercises is of the utmost importance in shoulder, because in shoulder the main problem is stiffness. It ends up and it just kills the shoulder. That kills out all the options. We have options like shoulder replacement, which are relatively new, and the results are again very average. They are not 100%. So it's best to repair everything what you have, or gain maximum out of what God has given you in the early stage, and not delay things in shoulder. And including the talk, we'll just take a few questions on the shoulder also, and then we'll conclude. We have a question from Mr. Bhushan Garg. He's basically asking about problem in sitting on the Indian toilet, that is the squatting position. Well, I have a very controversial thought on this. Our elders, our great grandfathers, they always used to sit on floors and everything. They never had bad knees, and they were very comfortable with that. But our generation हम बहुत कम बैठते हैं. Still we have bad knees. I think the cause may not be squatting. नीचे बैठना cause नहीं है नी खराब होने का. But एक बारी नी में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद आप उसको नीचे बैठोगे तो वो दिक्कत बढ़ेगी. मेरे हिसाब से if you are 40 or 45, 50 plus and you can switch to the western toilet, it is better off to switch to that rather than pushing your body and further decreasing and compromising the life of a knee joint. And one question from Mr. Weber. I would like to typically take up this point. I'll just read out the question. In my MRI report, tear of ACL with focal degeneration in the posterior horn of Rivoli meniscus. It will repair after physiotherapy and exercise under guidance. I'm doing it for last 1 month. Well, Weber, as I told you, 3 of the ligaments of the knee, that is the PCL, MCL and LCL, have a good potential of healing by themselves. ACL per se is a very taut ligament. It remains taut throughout its cycle of movement, and it does not repair by itself. If there is a partial tear and rest of the ligament is intact,
the swelling goes down with time, and exercise helps you out in strengthening the muscles. So you may not require a ACL reconstruction in the long run, but that is not because it is healed, or it is repaired. It is because the injury at the outset was not that severe. If ACL is torn completely or near complete and not able to work properly, no amount of physiotherapy or no amount of exercise or waiting is gonna help it. You have to get your ACL reconstructed. The sooner, the better. The more you wait, the more you end up damaging the other ligaments and other structures. I think it has been a long association. It's the third talk, and I have got a very good, enthusiastic response from you all. It feels very good. We'll continue with the same series on sports injuries. Till that time, I'm here in Healing Hospital, Sector 34, and feel free to call me or visit me anytime. I'm here for you always. Take care and have an active life. Thank you.